हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में अपन इंड एस 110 का एक कंसेप्ट डिस्कस करेंगे। कौन सा कंसेप्ट है? सेल ऑफ पेरेंट शेयर इन सब्सिडरी। यानी मान लो कि एक सब्सिडरी में पेरेंट का शेयर था 80% का ओरिजिनल, ठीक है। उसमें से पेरेंट ने क्या करा, 50% अपना स्टेक बेच दिया, ठीक है। कितना बचा? पेरेंट के पास 30% का बचा। अब हमें ये चेक करना होता है कि क्या ये सेल करने के बाद पेरेंट का उस सब्सिडरी पर कंट्रोल लॉस्ट हुआ या कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। क्या मैंने जो एग्जाम्पल लिया उसमें कंट्रोल लॉस्ट हो गया? हाँ, हो गया, क्योंकि कंट्रोल कब होता है? मोर देन 50% के स्टेक पर कंट्रोल रहता है। यहाँ पर मेरे पास कितना बचा? एज अ पेरेंट सिर्फ 30% बचा, ठीक है। यानी कंट्रोल मेरा जा चुका है, कंट्रोल लॉस्ट हो चुका है। अगर मान लो कि मैंने यहाँ पे 50% की जगह पर सिर्फ 20% बेचा होता, मेरे पास कितना बचता? 60% बचता। क्या मेरा कंट्रोल अभी भी उसमें है? हाँ है। क्यों? 50% से ज़्यादा है, ठीक है। अपन यही चेक करते हैं मेनली कि कंट्रोल लॉस्ट हुआ या कंट्रोल लॉस नहीं हुआ। केस 1 कंट्रोल लॉस नहीं हुआ, इस पर अपन ने ऑलरेडी 3-4 क्वेश्चन करे, आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। केस टू पर भी अपन ने क्वेश्चंस करें, वो भी आपको यूट्यूब पर मिल जाएंगे। अपन इस वीडियो में इस वीडियो में अपन केस 2 ही डिस्कस करेंगे, लेकिन एक केस और आता है जिसके अंदर हम केस 2 की अकाउंटिंग करते हैं। कौन सा केस होता है वो मैं आपको बताऊं। अगर वो होता है डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल। डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब कि मेरे पास कुछ पैसा हाथ में नहीं आया, मैंने बेचा कुछ भी नहीं, मैंने मेरी तरफ से एज अ पेरेंट कोई स्टेक सेल नहीं करा, लेकिन ये वो लॉस जो मेरा कंट्रोल लॉस हुआ वो अपने आप लॉस हो गया किसी और कारणों से। किन कारणों से? मतलब उसको क्या मानेंगे अपन? डीम्ड लॉस। असलियत में लॉस नहीं हुआ। असलियत का लॉस कब होता है कि जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल बताया था कि मेरे पास 80% का स्टेक था, मैंने उसमें से 50% बेच दिया, मैंने खुद ने बेचा, एज अ पेरेंट मैंने मेरा स्टेक सेल करा, तो मैंने खुद का कंट्रोल उसमें लॉस्ट करा, मेरी तरफ से मैंने सेल करा, तो मेरे पास अब बचा 30%, यानी मेरा कंट्रोल लॉस्ट हुआ। लेकिन मैं इस कंसेप्ट में ये कह रहा हूँ कि मैंने सेल करी नहीं, मेरे पास पैसे ही नहीं आए, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया, यानी डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल हो गया। कैसे? व्हेन कंट्रोल इज लॉस्ट बिकॉज ऑफ सब्सिडरी इशू न्यू शेयर टू द अदर इन्वेस्टर्स। इससे क्या हुआ? एनसीआई हमारी कम हो गई। यानी क्या करा, सब्सिडरी ने जो उनके शेयर होल्डर्स थे, जो एनसीआई शेयर होल्डर्स थे, उनको और शेयर्स इशू कर दिए, तो वहां पर क्या हुआ, उनकी मेजोरिटी बढ़ गई और मैं माइनॉरिटी में आ गया। यानी मेरा कंट्रोल मेरा अपने आप ही लॉस हो गया, मैंने कुछ बेचा नहीं मेरी तरफ से, मैंने कोई मेरा शेयर सेल नहीं करा, लाइकवाइज केस 1 एंड केस 2, लेकिन सब्सिडरी ने अपने एनसीआई शेयर होल्डर्स को और शेयर इशू कर दिए, तो मेरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली कम हो गया, मेरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो गया। या फिर कंट्रोल ऑफ की एक्टिविटीज आर शिफ्टेड, या फिर न्यू इन्वेस्टर बाय अ लार्ज स्टेक थ्रू स्टॉक मार्केट। मतलब किसी कारणवश जो वहां पर बचे हुए एनसीआई की शेयर होल्डर जो थे, मेरे अलावा जो दूसरे शेयर होल्डर थे जो छोटे थे पहले मेरे से, जो एनसीआई में आते थे पहले, उनकी अब वैल्यू बढ़ गई, उनकी अब तादाद बढ़ गई, तो मेरी तादाद ऑटोमेटिकली कम हो गई, मेरा कंट्रोल ऑटोमेटिकली चला गया, मेरा कंट्रोल डीम्ड लॉस हो गया, ठीक है। हियर नो कंसिडरेशन इज रिसीव्ड बिकॉज इट इज डीम्ड सेल एंड डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल। मैंने सामने से कुछ नहीं बेचा, समझ में आ गया आपको? मैंने सामने से सेल नहीं करी, लेकिन मेरा डीम्ड लॉस अपने आप ही हो गया। अकाउंटिंग अपन केस 2 की सिमिलर करेंगे, लेकिन फर्क क्या होगा? सिर्फ अपने को पैसा कुछ नहीं मिला, ठीक है। अब अपन एक बार केस 2 की अकाउंटिंग फिर से ब्रीफ कर लेते हैं। केस 2 के अपन ने क्वेश्चन कर रखे हैं, स्टिल अपन एक बार ब्रीफ करते हैं। क्वेश्चन करने से पहले क्या करते हैं अपन केस 2 में? सबसे पहले हमारे जो नेट असेट्स हैं उनको अपन डी रिकॉग्नाइज करते हैं। भाई साहब, जब अपन ने एक्विजिशन करा होगा, जब अपन ने नेट असेट्स लिए होंगे उनके, अब जब हमारे हाथ से कंट्रोल जा रहा है तो नेट असेट्स वापस जा रहे हैं। नेट असेट्स वापस जाने का मतलब क्या कर देंगे? नेट असेट्स को क्रेडिट कर देंगे। जब नेट असेट्स आते हैं तो डेबिट होते हैं, जब कोई असेट जाता है तब क्या होता है? क्रेडिट होता है। डी रिकॉग्नाइज नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल, जब पेरेंट का सेल शेयर हुआ, यानी जिस दिन वो डीम्ड लॉस वाली डेट हुई, जिस दिन डीम्ड लॉस माना गया उस दिन वाले नेट असेट्स। कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई अगर कुछ है तो उसको अपन डी रिकॉग्नाइज कर देंगे। अगर हमारा कोई इन्वेस्टमेंट स्टेक अभी भी उसमें बचा हुआ रहता है, उसको अगर हमारा अभी भी कोई रिटेन्ड पोर्शन है उसमें, जैसे मानो मैंने आपको बताया था कि मेरे पास 80% का स्टेक था, मैंने उसमें से 70% बेच दिया, मेरा कंट्रोल चला गया? हाँ, चला गया। मेरे पास 10% अभी भी बच गया। 10% क्या है? मेरा इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड है, यानी अभी भी मैं इतना इन्वेस्टमेंट रखता हूँ, लेकिन वो मेरा नॉर्मल इन्वेस्टमेंट है, उसको मैं किस पे दिखाऊंगा? फेयर वैल्यू पे दिखाऊंगा मेरी बुक्स में। कोई भी गेन लॉस होता है तो वो पीएनएल में चला जाएगा, ठीक है। ये बात अपन ने समझी थी। इसमें जब अपन एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज करते हैं तो एनसीआई की कैलकुलेशन अपन कैसे करते हैं? अगर एनसीआई अपन ने प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट मेथड से कैलकुलेट कर रखा है तो अपन क्या करेंगे? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू एनसीआई परसेंटेज। ध्यान से, कौन सी परसेंटेज से मल्टीप्लाई करना है? एनसीआई परसेंटेज ओरिजिनल वाली, बिफोर सेल ऑफ शेयर, ठीक है। क्लियरली मैंने लिख रखा है जिससे आपको एग्जाम में कोई दिक्कत नहीं है। अगर एनसीआई फेयर वैल्यू मेथड से कैलकुलेट हुआ है तो कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल इनटू वही एनसीआई परसेंटेज ओरिजिनल वाली, बिल्कुल ठीक है। अपन ने बोला कि मुझे इन्वेस्टमेंट को रिकॉग्नाइज करना है एट फेयर वैल्यू, जो मेरा रिटेन्ड पोर्शन है। अगर मेरे को वैल्यू क्वेश्चन में दे रखी है तो मैं कैसे कैलकुलेट करूंगा? कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स इंक्लूडिंग गुडविल ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू शेयर परसेंटेज रिटेन्ड। समझ में आ गई बात? जो मैंने आपको अभी ऊपर एक्सप्लेन करा उसी को मैंने नीचे जनरल एंट्री में बताया,
क्या बताया मैंने, कैश अकाउंट अपने को मिलता है, लेकिन अपन जो अभी इस क्वेश्चन वीडियो में क्वेश्चन करेंगे उसमें अपने को कैश नहीं मिला। कैश क्यों नहीं मिला? डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल है, मैंने मेरी तरफ से कुछ सेल नहीं करा लेकिन स्टिल मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया, तो इसमें मेरे को कैश तो नहीं मिलेगा। लेकिन आइडियली मैं केस 2 आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ, तो अपन क्या करेंगे, अगर अपन ने कुछ कैश अपने को मिला है सेल से, कैश रिकॉग्नाइज कर लेंगे। मैंने बताया आपको एनसीआई अपन डी रिकॉग्नाइज करते हैं। एनसीआई रिकॉग्नाइज करने का मतलब मैं एनसीआई को मेरी लाइबिलिटी साइड में दिखाता हूँ बैलेंस शीट की, यानी क्रेडिट में दिखाता हूँ, लाइबिलिटी इज क्रेडिट बैलेंस। लेकिन अगर मैं एनसीआई को डी रिकॉग्नाइज कर रहा हूँ तो लाइबिलिटी क्या होगी, डेबिट होगी, कर दी मैंने डेबिट। इन्वेस्टमेंट रिटेन्ड, मेरा इन्वेस्टमेंट मेरी बुक्स में अभी भी है, मेरा असेट मेरे पास अभी भी है, मतलब मेरा असेट मेरे हाथ में है, क्या होगा, डेबिट। नेट असेट्स मेरे हाथ से जा रहे हैं, असेट जा रहा है, क्या होगा, क्रेडिट। जो भी बैलेंसिंग बचा वो पीएनएल में चला जाएगा। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई। अब अपन हमारा क्वेश्चन करते हैं, चलो। इन मार्च 2001 a group had a 60% interest in a subsidiary with share capital of 50,000 ordinary shares, ठीक है। The carrying amount of goodwill is 20,000 at March 2001 calculated using partial goodwill method, ठीक है। At 31st March 2001 an option held by the minority shareholders exercised the option to subscribe for further 25,000 ordinary shares in the subsidiary at ₹12 per share। यानी जो माइनॉरिटी वाले शेयर होल्डर्स हैं ना, जो एनसीआई परसेंटेज था, उन्होंने 25,000 शेयर्स में और सब्सक्राइब करा, यानी उनकी तादाद बढ़ गई, ठीक है। रेजिंग ₹3 लाख। द नेट असेट्स ऑफ द सब्सिडरी ऑन द कंसोलिडेशन बैलेंस शीट प्रायर टू ऑप्शन एक्सरसाइज वाज 4,50,000 एक्सक्लूडिंग गुडविल। अपने को क्या करना है, गेन लॉस निकालना है जो हमारा डीम लॉस इसमें हुआ है। चलो अपन इसकी कैलकुलेशन देखते हैं, अपन कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। इट इज़ अ केस ऑफ डीम्ड लॉस ऑफ कंट्रोल, अकाउंटिंग विल बी डन एज सेम एज लॉस ऑफ कंट्रोल। मैंने आपको बताया अपन सिंपल केस 2 जैसी ही अकाउंटिंग इसमें करेंगे। फर्क क्या होगा, सिर्फ अपने को पैसा हाथ में नहीं मिला कुछ। क्या होगा, डी रिकॉग्नाइज नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी इंक्लूडिंग गुडविल। नेट असेट्स की वैल्यू एक्सक्लूडिंग गुडविल 450 दे रखी है, 20 की गुडविल अपने क्वेश्चन में दे रखी है, 470 का क्या है, नेट असेट्स डी रिकॉग्नाइज होंगे, यानी क्रेडिट में जाएगा 470। डी रिकॉग्नाइज कैरिंग अमाउंट ऑफ एनसीआई। चलो अपन देखते हैं, इसमें अपने को क्वेश्चन में बोला था कि पार्शियल गुडविल मेथड से करा है। पार्शियल गुडविल मेथड का मतलब होता है प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड। पार्शियल गुडविल का क्या मतलब, जब अपन ने बड़े वाले कंसोलिडेशन के क्वेश्चन करे थे ना, उसमें मैंने आपको बताया था ये बात। अभी मैंने इसमें कंसेप्ट में नहीं ले रखी, लेकिन अपन ने वहाँ पर ये बात पढ़ रखी है कि पार्शियल गुडविल का मतलब प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट मेथड। मैंने आपको ये भी कहा था कि अगर आपको याद ना हो तो ऐसे याद रख लेना, पी से पार्शियल गुडविल, पी से प्रोपोर्शनेट शेयर मेथड, ठीक है। एज अ स्टूडेंट मैं आपको सर सजेस्ट कर रहा हूँ। चलो, तो अपने को क्या करना है, अगर मेरी अपन देखते हैं अब, अगर अपन ने प्रोपोर्शनेट शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेट कर रखा है, तो अपन एनसीआई कैसे डी रिकॉग्नाइज करेंगे, कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ऑफ सब्सिडरी व्हेन शेयर इज सोल्ड इनटू एनसीआई परसेंट ओरिजिनल, ठीक है। एनसीआई परसेंट ओरिजिनल मेरे को पता है कि 40% की थी, और कैरिंग अमाउंट ऑफ नेट असेट्स ही मुझे पता है। चलो अपन कैलकुलेट कर लेते हैं एनसीआई, जबकि अपने को डी रिकॉग्नाइज करनी है। 4,50,000 की नेट असेट्स, 40,000 की मेरी ओरिजिनल एनसीआई का परसेंटेज, मेरे पास 1,80,000 की एनसीआई आ गई। अब अपन करेंगे रिकॉग्नाइज इन्वेस्टमेंट स्टेक एट फेयर वैल्यू। चलो, क्या इसमें इन्वेस्टमेंट स्टेक अपना कुछ बचा, चलो अपन देखते हैं। अपन ने क्या करा था, देखो अपने पास 60% इंटरेस्ट था, अपने पास पहले से कितना था, 60% इंटरेस्ट, तो पहले इनके पास 50,000 शेयर्स थे। देखो अब 50,000 शेयर्स टोटल थे, मैं आपको समझाता हूँ। 50,000 शेयर्स टोटल थे, नीचे मैंने वर्किंग नोट बना रखा है, चलो अपन उसमें से समझते हैं। ये देखो क्या है, वर्किंग नोट फॉर कैलकुलेशन ऑफ शेयर होल्डिंग। सबसे पहले अपन बात करेंगे नंबर ऑफ शेयर्स की। बिफोर, यानी बिफोर जब हमारा डीम लॉस ऑफ हुआ उसके पहले, और जब उन्होंने एडिशनल शेयर्स इशू कर लिए उसके बाद, बिफोर आफ्टर कितने शेयर्स से, टोटल हमारे पास 50,000 शेयर्स थे, ये अपने को क्वेश्चन में दिया हुआ है। उसका 60% अपन होल्ड कर रहे थे, यानी 30%, 40% दूसरे होल्ड कर रहे थे, यानी 20,000। समझ में आ गई बात अपने को, टोटल अपना कितना होता है 100%, ठीक है। बात समझ में आ गई, बिल्कुल आ गई। अब उन्होंने क्या करा, वहाँ पर अपने क्वेश्चन में क्या कहा था कि जो माइनॉरिटी होल्डर्स थे उनको 25,000 एडिशनल शेयर इशू हो गए। चलो अपन देखते हैं कहाँ लिखा हुआ है क्वेश्चन में, ये बात कहाँ लिखा हुआ है, ये लिखी हुई है, देखो। द माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स एक्सरसाइज द ऑप्शन टू सब्सक्राइब फॉर फर्दर 25,000 शेयर्स। माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कितने थे, चलो देखें। ओरिजिनल वाले माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स कितने थे, ओरिजिनल वाले माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स थे 20,000 के साथ। इनको 25,000 और एडिशनल इशू हो गए, यानी 20,000 शेयर्स प्लस 25,000 और कितना हुआ टोटल 45,000। मेरी पास ये जो 30,000 के शेयर्स थे एज अ पेरेंट, वो तो सेम के सेम ही रहे, उनको थोड़ी ना कोई चेंज आया, मेरे पास थोड़ी कोई चेंज आया। माइनॉरिटी वालों के पास एडिशनल शेयर इशू है, यही तो लिखा है क्वेश्चन में। हाँ, इसी का तो अपन क्वेश्चन कर रहे हैं कि जो एनसीआई परसेंट है उनकी तादाद बढ़ गई, यानी इन 20,000 जो एनसीआई था पहले 40%, इनकी तादाद बढ़ गई, और इनका टोटल कितना हो गया 75,000 में से 75,000 में से 45,000 इनके हो गए, कितना हुआ 60%, बचे हुए कितने 40%। यानी देखो क्या हुआ, मेरा यहाँ पर कंट्रोल ऑटोमेटिकली लॉस्ट हो गया।
हो गया लॉस्ट। समझ में आई आपको बात कैसे लॉस्ट हुआ? मैंने क्या कुछ बेचा? क्या मेरे पास कुछ पैसा आया? नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया। कैसे? क्योंकि सामने वालों की तादाद बढ़ गई, इनकी तादाद बढ़ गई। ये पहले 20,000 थे, अब ये 45,000 हो गए, इनकी तादाद बढ़ गई, मेरा ऑटोमेटिकली लॉस हो गया कंट्रोल। क्या मेरे को कोई पैसा मिला? नहीं, कोई पैसा नहीं मिला, लेकिन देखो फिर भी मेरा कंट्रोल चला गया। कहाँ मैं पहले 60% होल्ड कर रहा था, अब मैं सिर्फ 40% होल्ड कर रहा हूँ। क्यों? क्योंकि सामने वालों के पास और एडिशनल शेयर इशू हो गए। ठीक है, बिल्कुल हो गए। चलो अब अपन समझते हैं। अपने को ये 4,50,000 का फिगर क्वेश्चन में दे रखा है, मैं आपको दिखा देता हूँ कहाँ दे रखा है। हमारे नेट असेट्स का फिगर ये रहा। इन नेट असेट्स में मेरा कितना हिस्सा है, मतलब जब डीम लॉस हुआ था उससे पहले मेरा कितना हिस्सा था? 60% का था। मेरा हिस्सा 60% का 2,70,000, दूसरे शेयर होल्डर्स का 1,80,000। ठीक है, अब क्या हुआ यहाँ पर हमारे पास जो ये 1,80,000 था, अब उसको अपन ने और बढ़ाया। कैसे? देखो अब यहाँ पर हमारे टोटल नेट असेट्स कितने हो गए? 4,50,000 के हो गए। ये 7,50,000 के हो गए। 7,50,000 कैसे हुआ ये आप समझो, ये आप समझो। सबसे पहले हमारे नेट असेट्स कितने के थे? 4,50,000 के थे। मेरे नेट असेट्स बिफोर डीम्ड लॉस 4,50,000 के थे। एडिशनल शेयर्स इशू हुए कितने के? 3 लाख के। लिखा हुआ ऊपर रेज हुए रुपीज़ 3 लाख, मैंने फिगर ऐड कर दिया 3 लाख। कितना आया टोटल? 7,50,000। इस 7,50,000 में से मेरा पोर्शन कितना है? 40%, 300। सामने दूसरे वालों 60% होल्डिंग कितनी रह गई? 4,50,000 की रह गई। 750 का 60%, 750 का 60% कितना आया? 450 हुआ। कैसे? ये वाली कैलकुलेशन कैसे आपको समझ में आई? टोटल नेट असेट्स हमारे टोटल नेट असेट्स कितने के थे? हमारे टोटल नेट असेट्स बिफोर डीम्ड लॉस, यानी बिफोर इशूइंग एडिशनल शेयर्स टू दैट माइनॉरिटी शेयर होल्डर, हमारे जो नेट असेट्स थे वो 4,50,000 के थे। ठीक है, क्वेश्चन ने बोला कि हमने और कैश हमारे पास इंक्रीज हो गया 3 लाख का। भाई हमने पैसे इशू करे तो हमको कैश मिला, हमने शेयर्स दिए माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स को तो हमें कैश मिला, यानी मेरे नेट असेट्स इंक्रीज हो गए 3 लाख से। अपन नेट असेट्स कैसे निकालते हैं? सारे के सारे असेट्स माइनस लायबिलिटीज। असेट्स में कैश भी आया, कैश ऐड हुआ, यानी असेट्स इंक्रीज हुए, नेट असेट्स इंक्रीज हुए। 4,50,000 प्लस 3 लाख कितना हुआ? 7,50,000। यानी 7,50,000 के टोटल नेट असेट्स में से मेरा हिस्सा कितने का बचा? 40% का बचा, और दूसरे वालों का हिस्सा कितना बचा? 60% का बचा। 40-60 का रेशियो हो गया, ये रेशियो अपने को यहाँ से पता चला। तो 7,50,000 का 40% हमारे पास कितना है? 300। बचा हुआ कितना? मेजोरिटी 450। बिल्कुल ठीक बात है। चलो अपन इसकी एंट्री कर लेते हैं एक बार। हमारे पास अब रिटेन कितना पोर्शन रहा? 30,000 के शेयर्स इंटू ₹12। अब क्वेश्चन में क्या अज्यूम कर रखा है? इस सब्सक्रिप्शन प्राइस को ही फेयर वैल्यू मान रखा है कि भाई ये वाली जो फेयर वैल्यू है शेयर की, जो हमने न्यू शेयर इशू करे वही उनकी फेयर वैल्यू है। अपन क्या करते हैं? इन्वेस्टमेंट स्टेक रिटेन को फेयर वैल्यू में मेजर करते हैं। इस क्वेश्चन में अपने को डायरेक्टली इन्वेस्टमेंट स्टेक रिटेन की फेयर वैल्यू नहीं दी हुई है, तो अपन ने क्या करा? ये जो सब्सक्रिप्शन प्राइस है इसी को इसकी फेयर वैल्यू मान लिया, और 30,000 को इस 12 रुपीज़ से मल्टीप्लाई करके इन्वेस्टमेंट स्टेक रिटेन की वैल्यू निकाली 3,60,000। तो मेरे पास नेट असेट्स में रिकग्नाइज कर दूंगा, सेम एंट्री जो अपन करते हैं कंट्रोल लॉस में। नेट असेट्स चले गए 4,70,000 के, एनसीआईडी रिकॉग्नाइज हो गया 180 का, इन्वेस्टमेंट रिटेन होगा 360 का, बैलेंस से फिगर बचा 70, पीएनएल में चला जाएगा। कैश मुझे कुछ नहीं मिला, मैंने यहाँ पे क्लैरिटी पर्पस के लिए 0 लिख दिया। समझ में आ गया आपको बात? ये टेबल आपको समझ में आनी चाहिए बहुत अच्छे से। ये टेबल मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ, ये टेबल मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ, ये टेबल मैं आपको एक बार वापस समझा देता हूँ। बाकी चीज़ें तो आपको समझ में आ गई होंगी। देखो अपन इससे, चलो इसको छोड़ के अपन बाकी चीज़ें समझ लेते हैं। मैं आपको फिर लास्ट में समझाता हूँ। क्या आपको ये समझ में आया कि अपन नेट असेट्स डी रिकॉग्नाइज करें इंक्लूडिंग गुडविल? हाँ, नेट असेट्स मेरे को क्वेश्चन में दिए हुए हैं 450 के, सेल डेट पे इतने थे, 20 रुपीज़ की गुडविल मैंने इसमें इंक्रीज करी, 470 के मैंने नेट असेट डी रिकॉग्नाइज कर दी बिकॉज कंट्रोल इज लॉस्ट। कंट्रोल लॉस को ऑलरेडी मैं आपको बताऊँ अपन ने क्वेश्चन कर रखे हैं, बिल्कुल ये अपन ने कर दिया। एनसीआई का कैरिंग अमाउंट समझ में आया? हाँ बिल्कुल समझ में आया। अपन ने प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड से कैलकुलेशन कर रखी, क्योंकि प्रोपोर्शनल शेयर नेट असेट में क्या पता चला? क्वेश्चन में दे रखा है पार्शियल गुडविल मेथड, यानी प्रोपोर्शनल शेयर ऑफ नेट असेट्स मेथड। अपन ने क्या करा? नेट असेट्स इंटू 40% ओरिजिनल एनसीआई की परसेंटेज, ऊपर मैंने नोट्स में लिख रखा है 1,80,000 की हमारी एनसीआई डी रिकॉग्नाइज हो गई। अब ये अपने को मेन निकालना, ये कैसे आया? अब उसके लिए अपन यहाँ पे एक बार टेबल समझते हैं वापस से। पहले की हमारी शेयर होल्डिंग कितनी थी? अपने को क्वेश्चन में दे रखा था कि हमारे पास टोटल 50,000 शेयर्स थे, उसका 60% मैं होल्ड कर रहा था एज अ पेरेंट, यानी मेरे पास कितने थे? 30,000 शेयर्स थे। एनसीआई के पास कितने थे? 20,000 शेयर्स थे। मेरा शेयर 60%, एनसीआई का शेयर 40%, टोटल 50,000, टोटल 100। ठीक है, क्वेश्चन में अपने को बताया, मैं बार बार क्वेश्चन में नहीं जाऊंगा, लेकिन क्वेश्चन में बता रखा है, आप क्वेश्चन को रेफर कर सकते हो क्योंकि आपके पास होगा क्वेश्चन, तभी आप ये वीडियो देख रहे हो। ठीक है, चलो क्वेश्चन ने अपने को बोला कि जो माइनॉरिटी शेयर होल्डर्स है उनको 25,000 एडिशनल शेयर्स इशू करे गए। ठीक है, यानी बात किसकी हो रही है? इनकी हो रही है। यानी 20,000 के बाद इनके पास 25,000 और शेयर्स आ गए, टोटल कितने हो गए? 45,000 हो गए।
ये कर दिया 45,000। क्या मेरी होल्डिंग पे कुछ फ़र्क आया? नहीं, मैंने मेरी होल्डिंग सेम लिख दी। ठीक है 75,000 टोटल आ गया। अब जब मैं ये निकालने बैठा कि मेरी होल्डिंग कितनी बची इसमें से, तो मैंने पाया कि सिर्फ 40% बची। अच्छा, इसका मतलब मैंने कुछ सेल कराई नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया। अरे बाप रे, यानी डीम्ड लॉस हो गया कंट्रोल का। अच्छा ठीक है, मैंने पैसा तो मुझे कुछ मिला ही नहीं, लेकिन फिर भी मेरा कंट्रोल लॉस्ट हो गया। ठीक है, प्लस इसकी कैलकुलेशन, ये क्वेश्चन अपने को क्या दिया हुआ है? अपने को क्वेश्चन में फिगर दे रखा है कि हमारे जो नेट असेट्स हैं एज ऑन सेल डेट बिफोर इशूइंग न्यू शेयर्स, देखो वो लाइन भी दे रखी थी, इससे और क्लैरिटी आएगी आपको अगर आप वो लाइन को समझोगे। तो क्या लिखा हुआ है? इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रायर टू ऑप्शन एक्सरसाइज, यानी जब अपन ने नेट असेट्स ही कैलकुलेट करे होंगे ना, तब कैश में ये 3 लाख इंक्लूडेड नहीं था। जो अपने को एडिशनल कैश मिला न्यू शेयर होल्डर से, उस समय ये 3 लाख उसमें इंक्लूडेड नहीं था। क्यों? क्या लिखा हुआ है? द सब्सिडरी इन द कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट प्रायर टू ऑप्शन एक्सरसाइज जब अपन नेट असेट्स कैलकुलेट करें, इसका मतलब उस कैश में जब अपन नेट असेट्स कैलकुलेट करते वक्त जो कैश ऐड करा होगा उसमें 3 लाख नहीं था। चलो अब इशू करने के बाद का ऐड कर दो, कितना हुआ? 4,50,000 प्लस 3 लाख 7,50,000। होल्डिंग परसेंटेज हमारे पास नई वाली है, कितनी है? 40-60। 40 मेरी, जो मैं पेरेंट था पहले वो, जो अब लॉस्ट हो चुका है, और दूसरा कौन सा? सब्सिडरी, जो दूसरे वाले अब जो पेरेंट एक्चुअल में बन चुके हैं, 450। मैंने बाइफरकेट कर दिया। 7,50,000 का 60% 450, 7,50,000 का 40% 300। बिल्कुल ठीक है। जहाँ तक रही बात इस इन्वेस्टमेंट स्टेक रिटेन की, तो हमने क्या अज्यूम करा कि जब हमने न्यू शेयर्स इशू करे थे, भाई जो हमने न्यू शेयर्स 25,000 इशू करे थे एट द रेट ऑफ ₹12, हमने ये अज्यूम करा कि ये ₹12 जो है ये फेयर वैल्यू ऑफ शेयर एज ऑन सेल डेट है। इसलिए अपन ने क्या करा? इन्वेस्टमेंट स्टेक की वैल्यू रिटेन का। हमारे पास कितने का इन्वेस्टमेंट बचा? भाई मैंने तो कुछ चेंज करा ही था, मेरे पास तो 30,000 शेयर्स पहले थे, अभी भी 30,000 नहीं है। ठीक है, 30,000 शेयर्स इनटू फेयर वैल्यू क्या है? ₹12। टोटल कितना है? 3,60,000। मैंने मेरी एंट्री कर दी जैसी मैं हर क्वेश्चन में करता आया हूँ। इन्वेस्टमेंट स्टेक रिटेन डेबिट एज एन असेट 3,60,000। एनसीआई डी रिकॉग्नाइज 1,80,000। एनसीआई जब रिकॉग्नाइज होती है एज अ लाइबिलिटी क्रेडिट होती है, डी रिकॉग्नाइज होगी डेबिट होगी 1,80,000। नेट असेट्स मेरे हाथ से जा रहे हैं, मैंने 4,70,000 नेट असेट रिकॉग्नाइज कर दिए, प्रॉफिट आ गया मेरा 70। पैसा मुझे कुछ नहीं मिला, क्यों? क्योंकि मैंने कुछ करा ही नहीं सेल। ये तो इन लोगों को एडिशनल शेयर्स इशू करने के चक्कर में मेरा कंट्रोल चला गया, इसलिए डीम्ड लॉस है। मैंने असलियत में कुछ नहीं बेचा, इसलिए मेरे को असलियत में कोई कैश हाथ में नहीं आया। समझ में आ गई आपको बात? बिल्कुल समझ में आ गई। कोई भी डाउट हो आप पूछ सकते हो आराम से। ये PDF आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। सपोर्ट कीजिएगा, सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू सो मच।